12 दिन बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। जाने से पहले मोदी ने पार्टी को एक टास्क दिया। यह टास्क था 20 जून से पहले पार्टी अपनी पूरी एक्सरसाइज कर ले। 24 का चुनाव किस अंदाज में लड़ना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, पार्टी पहले पूरी लिस्ट बना ले, फिर इंटरनल डिस्कशन के बाद प्रधानमंत्री को बताया जाए। 3 दिनों तक बीजेपी के 3 नेताओं ने डिस्कशन किया, फिर कार्यकर्ताओं के साथ एक टिफिन मीटिंग हुई। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के महासचिव बुलाए गए। 24 के लिए बीजेपी की लिस्ट आने वाली है। उससे पहले कांग्रेस ने एक लिस्ट रिलीज कर दी। शक्ति सिंह गोहिल गुजरात के नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। दीपक बावरिया को हरियाणा और दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया है। मंसूर अली खान तेलंगाना के इंचार्ज बनाए गए हैं। 24 के लिए किसकी कितनी तैयारी है, अगर आज चुनाव हो गए तो कौन किस पर भारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा की आधी सीटों पर बड़ा फैसला हो रहा है। चुनाव में गिन के 272 दिन बचे हैं। 272 सीटों का फैसला हो गया। आधे चुनाव की रणनीति बन गई, आधे चुनाव की रणनीति बननी बाकी है। अगर आज चुनाव हो गए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का दांव उल्टा पड़ेगा या सीधा? महाराष्ट्र में शरद पवार और संजय राउत को धमकी, क्या कोई बड़ी सियासी साजिश है? क्या बिहार में तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी का रथ रोक लेंगे? बंगाल में ईडी का एक्शन, क्या इसीलिए अभिषेक बनर्जी को याद आया इलेक्शन? मध्य प्रदेश में नया सर्वे आया, शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या पाया? ओवैसी से अलायंस टूटा तो क्या तेलंगाना में केसीआर का तिलिस्म भी टूटेगा? यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42, राजस्थान की 25, तेलंगाना की 17 और मध्य प्रदेश की 29 सीट, यानी कुल मिलाकर 281 सीटों के लिए स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है। 24 अकबर रोड और 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में बैठने वाली कांग्रेस की कोर स्ट्रेटेजी टीम को लगता है कि 2024 में 2004 वाला फॉर्मूला ही चलेगा। नई टीम होगी, नए चेहरे होंगे, लेकिन सत्ता का सूत्र बिल्कुल वही होगा। इसीलिए कांग्रेस में इन दोनों बस जोड़ो 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 चल रहा है। 23 जून को पटना में राहुल गांधी जिन नेताओं से हाथ मिलाएंगे, उन सब के साथ कांग्रेस का प्री पोल अलायंस नहीं होगा, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस जरूर होगा। क्या राहुल गांधी उस रोल में आना चाहते हैं 20 साल पहले जिस रोल में सोनिया गांधी थी? क्या 2024 का चुनाव बिल्कुल 2004 जैसा होगा? क्या 2024 के पोस्ट पोल अलायंस का फॉर्मूला 2023 में ही सेट हो जाएगा? पटना में 23 जून वाली मीटिंग के गेस्ट डिसाइडेड हैं, एजेंडा डिसाइडेड है, लेकिन कांटा फंसा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का जो किला बनाया है, उसमें छेद करने का एक ही वीक पॉइंट विरोधियों को दिख रहा है, और वो है बृजभूषण शरण सिंह। गोंडा के बाहुबली सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पुलिसिया जांच चल रही है। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 जून तक चार्जशीट दायर करने की जुबान दी है। आज दिल्ली पुलिस की टीम धरने पर बैठी एक महिला पहलवान को लेकर 21 अशोका रोड बंगले के अंदर पहुंची। गेट पर ही बृजभूषण शरण सिंह का नेम प्लेट दिखता है, लेकिन तुरंत ही सफाई आ गई कि महिला पहलवान को सांसद के घर नहीं बल्कि कुश्ती संघ के ऑफिस ले जाया गया था। कुश्ती संघ का दफ्तर बृजभूषण शरण सिंह के बंगले से ही चलता है। संघ के अध्यक्ष पर धीरे धीरे घेरा कस रहा है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कोई मामूली सांसद नहीं कि जिसका टिकट काट दिया और किसी दूसरे को दे दिया। यूपी के अवध रीजन में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ की आधी सीटों पर बृजभूषण का जबरदस्त असर है। वो खुद कैसरगंज से सांसद हैं, लेकिन अगल बगल की सीटें बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, श्रावस्ती
और सुल्तानपुर तक ब्रजभूषण का प्रभाव है। अब तक ब्रजभूषण पूछते थे कि कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, इन सारे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। पहली बार इंडिया टीवी पर एक चश्मदीद गवाह आया। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने कैमरे पर आकर बताया कि लखनऊ ट्रायल के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कैसे एक लड़की को गलत तरीके से छुआ। 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। उसमें ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है हमारा, जिसमें प्रेसिडेंट और वह जो आए हुए मेहमान होते हैं और सभी पहलवान जो खिलाड़ी उस दिन चुने जाते हैं वो और ऑफिशियल टीम वो खड़े होकर फोटो खिंचवाती है। तो उस फोटो में एक ऐसी घटना घटी थी कि जो एक बड़े वजन की खिलाड़ी थी वो प्रेसिडेंट और उसके बीच में खड़ी थी, जो हमारा चीफ कोच था उनके बीच में खड़ी थी। वहां से वो छटपटा करके कुछ बोलते हुए वहां से हटी और हाथ पैर जो हमने जहां लड़की को नहीं छूना चाहिए उस लड़की को वहां से छुआ। हमने उसको देखा तो वहां से वो हटके और दूसरे स्थान पे जाके बैठी थी। ये घटना 25 मार्च 2022 की लखनऊ की है। 25 मार्च 2022 को लखनऊ में आप वहीं मौजूद थे। आपने अपनी आंखों से देखा कि ब्रजभूषण ने एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ है और उसे तंग किया है। जी जी, ब्रजभूषण ने लखनऊ में गलत हरकत की। 2013 में फुकट में भी ब्रजभूषण ने गलत तरीके से टच किया था, तब वो शराब के नशे में भी था। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ये सारी बातें पुलिस को बता चुके हैं, यानी ब्रजभूषण का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्रजभूषण कह रहा था कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब घटनाएं जो हमारे सामने हुई थी मैं बता सकता हूँ। कुछ हमें जानकारी आप दे सकते हैं कि इस 2022 वाले इंसिडेंट के अलावा और कहां पर आपने कुछ ऐसा देखा जो कि गलत किया ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों के साथ? भाई 2013 की ये घटना है। थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी। वहां पर प्रेसिडेंट गए हुए थे, तो वहां पर बच्चों की डिमांड लगा लो या इनका स्वार्थ लगा लो। अब वो आज घटना ये महसूस हो रही है कि वो बच्चों की डिमांड नहीं थी, इनका स्वार्थ था। इन्होंने कहा कि भाई आज सब बच्चों को, सब कॉन्टिजेंटल को इंडियन फूड खिलाएंगे, और वो इंडियन फूड के बहाने जो इनके ये खुद था और इनके साथी थे उन्होंने फुल ड्रिंक की, और उसके बाद जब डिनर हुआ तो बच्चियों को जान नहीं छोड़ना चाहिए, उस तरह की हरकतें उसमें हुई। ये फुल नशे में था। ये 2013 पुकेट थाईलैंड की घटना है। ये भी इंसिडेंट आपने खुद अपनी आंखों से देखा? खुद अपनी आंखों से देखा। 2013 में मैं एज ए रेफरी वहां पर गया हुआ था। पहलवानों ने साफ साफ कह दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कह दिया कि जंतर मंतर पर पहलवानों ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 15 जून तक का कमिटमेंट सरकार पूरा कर रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने 2024 में ब्रजभूषण इफेक्ट की काट सोच ली है? जवाब है हां, बीजेपी ने सब कैलकुलेशन कर लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जितनी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी में जाने के उसके रास्ते बंद हो चुके हैं। खुद अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि उनका ब्रजभूषण को अपनी पार्टी में लेने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी अगर अब सपा ने ब्रजभूषण को भाव दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अखिलेश यादव पहले ममता बनर्जी से मिले, फिर अखिलेश नीतीश कुमार से मिले, उसके बाद अखिलेश केजरीवाल से मिले। 23 जून को अखिलेश पटना जा रहे हैं, जहां वो राहुल गांधी से मिलेंगे। लेकिन यूपी में अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। यूपी में 2004 की तरह सपा और कांग्रेस का पोस्ट पोल अलायंस ही होगा। अखिलेश ने अगर कांग्रेस से अलायंस कर लिया तो उनका एम वाई समीकरण खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि राहुल भी इन दिनों उसी एम के लिए बैटिंग कर रहे हैं।
जिससे सपा की पॉलिटिक्स का बेस तैयार होता है। 24 के चुनाव में बीजेपी के पास भी MY फैक्टर है। बीजेपी के MY समीकरण में M का मतलब है मोदी और Y का मतलब है योगी। इसी MY फैक्टर की बदौलत योगी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी को लगता है कि यूपी में कम से कम 78 सीटें तो जीत ही लेंगे। यूपी में बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सरपट भाग रहा है, मगर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि 24 में वो मोदी का रथ रोक लेंगे। कोई चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप पे दम नहीं आपको। हम लोग खड़े हैं, क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी दोबारा 300 सीटों के पार जाएं, इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी बिहार की कम से कम आधी सीटें जीते। बिहार के मौजूदा जातीय समीकरण में ये मुश्किल लग रहा है। 13% यादव, 17% मुसलमान, 9% कुर्मी कुशवाहा और 10% महादलित, इनको मिलाकर कुल 49% का वोट शेयर बनता है। इसमें अगर सीपीआई ML के काडर बेस और कांग्रेस के पुराने बेस को जोड़ लें तो महागठबंधन के पास बिहार में लीड है। बिहार में बीजेपी के पास अभी एक ही अलायंस पार्टनर है, LJP। उसके भी घर का झगड़ा चल रहा है। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की सीट हाजीपुर पर दावा ठोका है, जबकि पशुपति पारस खुद को अपने बड़े भाई का सच्चा वारिस बताते हैं। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही, हम क्यों छोड़ेंगे? से लड़ने की बातें आपकी तरफ से आ रही है कि चिराग पासवान अड़ने वाले हैं हाजीपुर पे। हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई? चाहिए एकदम, इसमें अड़ने की क्या बात है? हाजीपुर से गंगा पार करते ही पटना पहुंचते हैं। उसी पटना में 23 जून को देश भर से चार्टर्ड विमान आएंगे। विपक्ष के सारे दिग्गज पहुंचेंगे। बिहार से संपूर्ण विपक्ष को एक करने का प्लान नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया है। नीतीश का प्लान सक्सेसफुल हो, इसके लिए उनको बिहार में क्लीन स्वीप करना होगा। क्या ये मुमकिन है? छोटी मुंह और बड़ी बात हुई। प्रधानमंत्री जी चैलेंज करने की स्थिति में आज की तारीख में देश में कोई लीडर नहीं है और उनके समकक्ष भी कोई लीडर नहीं है विपक्ष में। और विपक्षी एकता जो है वो विखंडित है। आप हमको एक बात बताइए, इन लोगों से पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होगा? और एक अनार 100 बीमार है। इसलिए असंभव चीज़ है जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, असंभव चीज़ है। पहले अपने देखें, अपने केस मुकदमा के बारे में देखें, फिर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी उनसे स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। समन में 13 मई की डेट दी गई है, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं जाएंगे। उन्होंने ईडी को जवाब भिजवाया है कि वो अभी पंचायत चुनाव में बिजी हैं। अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने ये स्टांस लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि ईडी बेवजह उनको परेशान करने के लिए समन भेज रही है। बंगाल में बीजेपी के लिए उतने मुश्किल हालात नहीं जितना महाराष्ट्र में है। आज महाराष्ट्र के दो बड़े नेताओं को धमकी भरे फोन आए तो फडणवीस विपक्ष के निशाने पर आ गए। एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए एक वेबसाइट पर लिखा गया कि उनका हाल नरेंद्र दाभोलकर जैसा होगा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को फोन पर कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दो, नहीं तो ठोक देंगे। पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट्स है इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। मैं 1 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि पुलिस को ऊपर से ऑर्डर है जो हमारे सरकार के विरोधी है, चाहे उनको धमकी आए या चाहे उनका और कुछ हो, ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस यही उनका एटीट्यूड है। महाराष्ट्र में कोई शरद पवार को धमकी दे दे ये हजम नहीं होता, लेकिन पवार खुद कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।
शिंदे और फडणवीस जितनी जोर से औरंगजेब का विरोध करते हैं, महाविकास आघाड़ी के नेता भी उतनी ही जोर से औरंगजेब का विरोध कर देते हैं। औरंगजेब किसकी तरफ है ये तय नहीं हो पा रहा है। क्लियर लाइन ओवैसी ले रहे हैं। आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, वो तो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओवैसी का सांसद है। औरंगजेब पर बोलना उनकी सियासत को सूट करता है, लेकिन ओवैसी पुराने ढर्रे की सियासत बदल रहे हैं। तेलंगाना में ओवैसी का केसीआर से गठबंधन है। इस गठबंधन में दरार पड़ गई है। पहले छोटे ओवैसी ने विधानसभा में केसीआर को चैलेंज किया और अब बड़े ओवैसी ने केसीआर को खुल्लम खुल्ला मुकाबला करने की चुनौती दे दी है। आप कहते रहिए कि क्या ओवैसी के बोलने पर मुसलमान वोट देगा या नहीं देगा। अरे घोड़ा मैदान आगे है, आपको मालूम हो जाएगा कि किसको वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं, आओ लड़ो मेरे खिलाफ। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी मजलिस से मुकाबला करना है, मुकाबला करो। मैं मुकाबला करने में जितना मुझे मजा आता है, बातचीत में मुझे मजा नहीं आता है। आओ मुकाबला करो। जमहूरियत है, मगर मुकाबले से पहले ये क्यों पुकार रहे हो मुकाबला करेंगे। आओ बाबू मुकाबला करो। ओवैसी के साथ गठबंधन होने से तेलंगाना का इक्वेशन केसीआर के फेवर में रहता है। तेलंगाना में करीब 50 लाख मुसलमान आबादी रहती है। मुसलमान राज्य के कुल वोट का 13% है। इनमें से 20 लाख से ज्यादा मुसलमान हैदराबाद में रहते हैं, जो ओवैसी की पार्टी का गढ़ है। केसीआर और ओवैसी के बीच अब तक जो पैक्ट चला आ रहा है, उसमें केसीआर हैदराबाद को ओवैसी के लिए छोड़ देते हैं और राज्य के बाकी हिस्सों में ओवैसी केसीआर के लिए मुस्लिम वोट ट्रांसफर कराते हैं। अगर अगली बार ऐसा नहीं हुआ तो केसीआर की कुर्सी हिल सकती है। फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी एक और राज्य में फायदा देख रही है, वो है राजस्थान। 25 लोकसभा सीटों वाले राज्य में अभी मोदी का स्कोर 100/100 है। लोकसभा चुनाव में इससे बेहतर स्कोर नहीं हो सकता। अभी विधानसभा चुनाव पर निशाना है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा बीजेपी के लिए बिन मांगा वरदान है। कांग्रेस को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि सचिन पायलट पार्टी में ही रहेंगे और अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। These are all rumors. In my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So many times, 2-3 times I heard a word with Sachin Pilot. राजस्थान में अभी तक जो भी सर्वे हुए हैं, उसमें बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश में जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस आगे है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां धर्म के आधार पर वोटों का पोलराइजेशन कम होता है। फिर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हिंदुत्व को लेकर होड़ मची है। शिवराज सिंह चौहान खुद को धार्मिक दिखाते हैं, तो कमलनाथ उनसे भी 2 कदम आगे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लड़ाई सबसे बड़ा हिंदू बनने की है, जिसमें कमलनाथ कहीं से भी 19 नहीं रहना चाहते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।